With the next chapter, that is nationalism in India. So far as the term nationalism is concerned, you have already met out this expression in the chapter The Rise of Nationalism in Europe, and you have been explained quite clearly what the meaning of the term nationalism is. Nationalism means a kind of dedication and devotion to our nation and the feeling to take our nation ahead, कि अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की जो भावना है उसे नेशनलिज्म कहा जाता है। तो इस चीज को आपने देखा। अब आप देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको क्या बताया जा रहा है कि इन एन अर्लियर टेक्स्ट बुक यू हैव रेड अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया अप टू द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, कि जो 20th सेंचुरी का फर्स्ट डेकेड है यानी कि 1910, यहाँ तक की बात आपने 8th क्लास की बुक में देखी, यहाँ तक की हिस्ट्री को आपने 8th क्लास की बुक में देखा। अब इसके आगे की शुरुआत यहाँ से होती है 10th क्लास की बुक में। बीच में आपने 9th क्लास में आपने नेशनलिज्म इन इंडिया से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ा था, तो अब 8th के बाद ये 10th में ये यहाँ से कनेक्ट हो रहा है। तो इन दिस चैप्टर वी विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम 1920 एंड स्टडी द नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम 1920 से आगे नेशनलिज्म के नाम पर इंडिया में क्या क्या हुआ उसको हम पढ़ेंगे, और इसमें हम मेनली कवर करेंगे नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स को। वी विल एक्सप्लोर हाउ कांग्रेस सॉट टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट। हम ये देखेंगे कि किस तरीके से नेशनल मूवमेंट को कांग्रेस पार्टी के द्वारा डेवलप किया गया, जो उस जमाने की कांग्रेस पार्टी थी, एंड हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, और किस तरीके से अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और कैसे नेशनलिज्म ने लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर किया, किस तरीके से नेशनलिज्म की भावना ने लोगों के अंदर घर किया। इस बात को हम इस चैप्टर में विद द हेडिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो अब ये अचानक यहाँ पे ये हेडिंग कहाँ से आ गई नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करते करते। तो इस बात को समझिए कि इंडिया में जो नेशनलिज्म की भावना थी उसकी शुरुआत इन 3 हैपनिंग्स, इन 3 एपिसोड्स के साथ में हुई। इंडिया में नेशनलिज्म की शुरुआत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत आंदोलन और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से जुड़ी हुई है, और ये 3 घटनाएं ऐसी थीं, ये 3 परिस्थितियां ऐसी थीं कि जिनकी वजह से इंडिया में नेशनलिज्म की भावना ने जन्म लिया। तो अब इसमें सबसे पहले बात की जाएगी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि इन द इयर्स आफ्टर 1919 वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज, कि 1919 के बाद, तो 1919 का वक्त ये वो वक्त था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, और उस समय तक नेशनल मूवमेंट जो है वो काफ़ी नई एरियाज में कदम रख चुका था। नेशनल मूवमेंट जो है वो नए एरियाज में शुरू हो चुका था, इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स। अब इस नेशनल मूवमेंट में नए नए सोशल ग्रुप्स भी जुड़ने लगे थे, एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल, और स्ट्रगल के भी नए तरीके इजाद होने लगे थे 1919 तक, जो कि वो पीरियड था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई। तो अब देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के साथ में क्या हुआ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ ही एक नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो गई। कैसे? इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वॉज फाइनेंस्ड बाई वॉर लोन्स। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में डिफेंस एक्सपेंडिचर काफ़ी बढ़ गया, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया, और इसमें पार्टिसिपेट करने वाली जो कंट्रीज थी, तो जिसमें खासकर हम लोग इंग्लैंड के मद्देनज़र इन चीज़ों को देखेंगे, इंग्लैंड के रेस्पेक्ट में इन चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि इंग्लैंड की सिचुएशन से ही इंडिया की सिचुएशन अफेक्टेड होती थी उस जमाने में। तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंग्लैंड का डिफेंस एक्सपेंडिचर काफ़ी बढ़ गया, और इस डिफेंस एक्सपेंडिचर को फाइनेंस किया गया वॉर लोन्स के द्वारा। इंग्लैंड को काफ़ी ज़्यादा लोन लेना पड़ा। अब जब 1919 में वॉर तो खत्म हो गई, लेकिन अब जो लोन ले रखा था उसको चुकाने की भी जरूरत थी, तो इसकी वजह से इंक्रीज ऑफ टैक्सेस हुआ। इसकी वजह से इस वॉर लोन को चुकाने के लिए अंग्रेज गवर्नमेंट ने टैक्सेस काफ़ी बढ़ा दिए, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी, इनकम टैक्स नाम का एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें की गई थी। क्यों? क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर हुई थी, तो वर्ल्ड वॉर की वजह से जो भी डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया था और जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर वॉर लोन्स बढ़ गए थे, उनको मीट आउट करने के लिए टैक्सेस बढ़ाए गए, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ाई गई और इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब थ्रू दी वॉर ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज्ड, और वॉर के दौरान भी, कि वॉर का पीरियड लगभग 1914 से लेकर के 1918 तक का पीरियड था, तो इस बीच में 1913 से लेकर के 1918 के बीच में हमने देखा कि प्राइसेस जो हैं वो लगभग डबल हो गई, क्योंकि लड़ाई से पहले ही लड़ाई का एक माहौल बन जाता है। तो लड़ाई तो 1914 में शुरू हुई, लेकिन माहौल 13 से ही बनने लगा था, और उसी के मद्देनज़र महंगाई में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होने लगी, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल, और इस तरीके से कॉमन पीपल के लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया।
अब इन्हीं तरीके की जो इनजस्टिस हो रही थी, इन्हीं इनजस्टिस के मद्देनज़र जो है वो एक नेशनलिज्म की भावना लोगों के अंदर पैदा हुई और लोगों ने सोचा कि ये अंग्रेज हमें चूस रहे हैं, हमसे जो है पैसा वसूल करके और अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, अपने स्वार्थ की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, तो क्यों हम इनको सपोर्ट करें। और इस तरीके से नेशनलिज्म की भावना इंडिया में डेवलप हुई। तो इसका सबसे पहला रीजन, इंडिया में नेशनलिज्म की भावना के डेवलप होने का सबसे पहला रीजन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से होने वाली जो सिचुएशंस थी, जिनको आप अभी आगे भी देखेंगे, को आगे बढ़ाते हैं, वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस को आगे बढ़ाते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स, कि ये वॉर पीरियड में विलेजेस को इस बात के लिए फोर्स किया गया कि वो सोल्जर्स के रिक्रूटमेंट में मदद करें, और इस तरीके से फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन किया गया, जबरदस्ती सेना में भर्ती करने का काम शुरू किया गया, जिससे भी लोगों के अंदर नाराजगी पैदा हुई। उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज, जिससे लोगों के अंदर एंगर पैदा हो गया। फिर 1918 से लेकर के 1919 और 1920 से लेकर के 1921 तक क्रॉप्स फेल्ड हो गई इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में। इस दौरान यहाँ पे फेमीन आ गया, इस दौरान यहाँ पे सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से फूड की एक्यूट शॉर्टेज हो गई। अब पहले तो लोग जो है वो बढ़ी हुई महंगाई से परेशान थे, जो टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे उनसे परेशान थे, जो कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी गई थी उनसे परेशान थे, ऊपर से फसलें भी नहीं हुई, सूखा पड़ गया। इसी के साथ साथ क्या हुआ, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, इन्फ्लुएंजा की तरीके की एक महामारी, जैसे इस समय कोरोना वायरस फैला हुआ है, उसी तरीके से जो है इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक उस जमाने में 1920 में, तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है कोइंसिडेंस है कि हर 100 ईयर्स पे एक बहुत भयानक महामारी फैलती है। 1720 में, फिर 1820 में, फिर 1920 में, अब 2020 में। तो ये एक 100 ईयर्स पे एक एपिडेमिक फैलने का एक सिलसिला है, इसको आप हिस्ट्री में भी चेक कर सकते हैं। 1720 से लेकर के 2020 तक ये एक कंटिन्यूएशन में हर 100 साल पे एक महामारी फैली है। तो इसी तरीके से 1920 में भी इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैल गई। अब देखिए, सबसे पहले तो समस्या ये हुई कि महंगाई बहुत बढ़ गई, वॉर एक्सपेंडिचर की वजह से लगभग डबल हो गई। फिर उसके बाद फसलें भी खराब हो गई, फिर उसके बाद महामारी भी फैल गई। तो अब इस तरीके से लोगों के ऊपर आफतें एक के बाद एक टूट पड़ी। अकॉर्डिंग टू द सेंसस, सेंसस का मतलब कि जनगणना, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, 12 to 13 मिलियन पीपल, यानी कि 12 to 13 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो आप इसको जोड़ सकते हैं, लगभग 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख लोग जो है वो इस फेमीन में और एपिडेमिक में, ये जो सूखा पड़ गया और ये जो बीमारी हुई, इसमें मारे गए। तो लोग ये समझ रहे थे कि वॉर खत्म होने के बाद उनको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। वॉर खत्म होने के बाद उनके ऊपर समस्याएं और भी ज़्यादा बढ़ गईं, और इस तरीके से लोगों के अंदर एक आक्रोश आया जिसने नेशनलिज्म की भावना को जन्म दिया। तो अब आप इस कनेक्शन को समझ रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सत्याग्रह क्या है। तो आपको बताया जा रहा है कि एट दिस स्टेज ए न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल, कि इसी समय जबकि इंडियंस अंग्रेजों के अत्याचार से बहुत बुरी तरीके से टूट रहे थे, और साथ ही साथ उनके ऊपर जब महामारी और उनके ऊपर जो है वो और दूसरी समस्याएं एक साथ, महंगाई वगैरह जैसी समस्याएं एक साथ उनके ऊपर हमला कर रही थी, तो इसी स्टेज पे एक न्यू लीडर अपीयर हुए और उन्होंने एक नया मोड ऑफ स्ट्रगल सजेस्ट किया। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915, कि 1915 में महात्मा गांधी इंडिया आए। एज यू नो, ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका वेयर ही हैड सक्सेसफुली फॉट द रेसिस्ट रेजिम विद अ नोवेल मेथड ऑफ मास एजिटेशन विच ही कॉल्ड सत्याग्रह। तो आपने सुना होगा कि साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने लोगों को न्याय दिलवाने के लिए एक बहुत ही अनोखा तरीका निकाला, बहुत ही नोवेल तरीका निकाला, जिसको उन्होंने सत्याग्रह कहा। सत्याग्रह का मतलब होता है कि पावर ऑफ ट्रुथ पे एम्फेसाइज करना, पावर ऑफ ट्रुथ को एम्फेसाइज करना, एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ, और सच्चाई की खोज करना। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह, कि इंडिया पहुंचने के बाद महात्मा गांधी ने सक्सेसफुली सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया और बहुत सारी प्लेसेस पे उन्होंने अपने इन आंदोलनों को लॉन्च किया, जिससे देश में एक क्रांतिकारी बदलाव। कौन से आंदोलन किए उनको भी आप यहाँ पे देखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैप के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड मैप वर्क भी आपको कराया जाएगा। तो इन 1916 ही ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पिजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द अप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। तो 1916 में चंपारण में इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम में बिहार के किसानों के साथ में बहुत अत्याचार हो रहा था, तो वहाँ पहुँच करके महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन लॉन्च किया। फिर 1917 में उन्होंने सत्याग्रह लॉन्च किया
खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात के पेजेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, तो वहाँ पर फसल खराब हो गई थी और जो अंग्रेज ज़मींदार थे वो काफ़ी टैक्स वसूल रहे थे, तो उसके खिलाफ किसान थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहते थे, तो उसमें महात्मा गांधी ने किसानों की मदद की। फिर इसी तरीके से 1980 में महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंग कॉटन मिल वर्कर्स की कॉटन मिल वर्कर्स को न्याय दिलवाने के लिए महात्मा गांधी ने यह भी आंदोलन लॉन्च किया 1918 में। इज द डिटेल ऑफ द रोलेट एक्ट। तो आप देखिए कि ये रोलेट एक्ट क्या था और महात्मा गांधी ने इसका विरोध क्यों किया। तो गांधी जी इन 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रोलेट एक्ट, जो कि 1919 में लॉन्च हुआ। तो महात्मा गांधी ने इस रोलेट एक्ट की खिलाफत करने के लिए एक नेशन वाइड सत्याग्रह लाने की बात कही। अब इसमें ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया, तो उसे हम देखते हैं। द एक्ट हैड बीन हरीडली पास, इसे काफ़ी जल्दी में पास किया गया था थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जैसे आज के ज़माने में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल होती हैं, विधानसभाएं होती हैं, उसी तरीके से उस जमाने में भी विधानसभा थी जिसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था। तो इसमें कुछ इंडियन मेंबर्स भी थे। तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक कानून लाने की बात कही थी। हालांकि उस कानून के विरोध में काफ़ी सारे इंडियन मेंबर्स थे, डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स, की इंडियन मेंबर्स इस कानून के फेवर में बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ये कानून लेकर के काफ़ी जल्दी में आ गई। इट गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर्स टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज, और इस कानून के तहत गवर्नमेंट को एनॉर्मस पावर्स मिल गई पॉलिटिकल एक्टिविटीज को दबाने की। एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, और इसके तहत यह भी कहा गया कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को 2 साल तक जो है जेलों में बंद रखा जा सकता है विदाउट ट्रायल, उनके ऊपर मुकदमा चलाए बिना उनको 2 साल तक जेलों में बंद किया जा सकता है। तो महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज। तो इस तरीके के जो अनजस्ट लॉज थे, इस तरीके के जो अन्यायप्रिय कानून थे, उनके खिलाफ महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस लाने की बात कही, जिसकी शुरुआत 6 अप्रैल को एक हड़ताल के साथ में हुई। इसके आगे की डिटेल्स हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया था। नॉन वायलेंट का मतलब कि जिसमें कोई हिंसा ना हो, जिसमें कोई मारपीट लड़ाई झगड़ा ना हो, और सिविल डिसोबीडियंस का मतलब कि चुपचाप रह करके अंग्रेजों की बात मानने से इनकार करना। ये नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब है कि बिना किसी जो है लड़ाई झगड़े के अंग्रेजों की बात मानने से इनकार करना, ये नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। तो इसके शुरू होते ही क्या हुआ, ये 6 अप्रैल को शुरुआत हुई इसकी 1919 को। तो रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स एंड शॉप्स वर क्लोज डाउन। तो इस तरीके से रेलवे वर्कशॉप्स वगैरह में वर्कर्स हड़ताल पर चले गए और दुकानों को बंद कर दिया गया। अब इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट घबरा गई, उनको लगा कि इससे लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जैसे रेलवे और टेलीग्राफ वगैरह डिसरप्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि क्लैंप डाउन करना शुरू किया नेशनलिस्ट को, यानी कि नेशनलिस्ट को जो राष्ट्रवादी नेता थे उनको पकड़ना शुरू किया, उनको बंधक बनाना शुरू किया। लोकल लीडर्स वर पिक्ड फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी वाज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, कि महात्मा गांधी को दिल्ली आने से रोक दिया गया। इसी तरीके से होते करते 6 अप्रैल से लेकर के ये शुरुआत हुई और 10 अप्रैल आ गया। द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन, और वहां पर एक पीसफुल प्रोसेशन के ऊपर पुलिस ने जो है वो गोलियां चलाई, और इस तरीके से वाइड स्प्रेड अटैक हुए बैंक पे, पोस्ट ऑफिस पे, रेलवे स्टेशन वगैरह पे। लोगों ने विरोध में हमले किए और उसके बाद मार्शल लॉ इंपोज कर दिया गया और जनरल डायर नाम के एक बहुत ही निर्दयी जनरल ने कमांड संभाली। तो यहां तक आपने आज की पढ़ाई में